It's funny, man. People want to know how I'm always motivated. It's the unseen work. How I'm able to just extract dopamine, the good dopamine whenever I want. Man, I've trained 99% of my life alone. No one pat me on the back. I did all of the work alone. And while I'm still hard on myself, I know what I did. और यही सच्चाई भी है दोस्त। अगर तुम्हारे सही से मेहनत ना करने की वजह से अगले साल रिजल्ट नहीं बना, रैंक नहीं बनी, तो कोई नहीं आने वाला साथ में खड़े होने के लिए दोस्त। अभी बहुत टफ लगता है ना चलना, क्लासरूम में फोकस कर पाना, बाद में रिवीजन कर पाना टफ लगता है ना, डीबीपी सॉल्व कर पाना टफ लगता है ना, हर दिन चल पाना टफ लगता है, बट कोई नहीं आने वाला साथ में दोस्त। यही तुम्हारी स्टोरी है। कोई साथ में नहीं आएगा, कांग्रेचुलेट करने के लिए सभी आएंगे तुम्हारे रिजल्ट पर, तुम्हारे हार्डवर्क के टाइम पर कोई नहीं होगा। अगर अगले साल रैंक नहीं बनी, कोई साथ नहीं होगा। क्या तुम फेस कर पाओगे अपने घर वालों को? क्योंकि वो भी तुमसे वही सवाल करेंगे कि रिजल्ट क्यों नहीं बना, तुमने टाइम वेस्ट कर दिया, तुम उन्हें फेस नहीं कर पाओगे। इसलिए यू शुड कमिट कि नाउ ऑन आई विल वर्क हार्डर ऑन माई सेल्फ। और ये रोड मैप, इस रोड मैप को ऐसा मत लेना कि मैंने तुमको एक प्लानर बता दिया, कि स्ट्रेटजी बता दी और तुम उसको बस जाओ अब तुम फॉलो करो। मैं साथ साथ चलने वाला हूं। 18 वीक्स का प्लान है और तुम्हें साथ साथ लेकर के तुम्हारे साथ साथ मैं चलने वाला हूं। टेलीग्राम पर बार बार आकर के तुम्हें रिवीजन वर्कशीट देकर के तुम्हें रिकॉल कराऊंगा कि देखो इस तरह से जैसे प्लान हमने फिक्स किया था वैसे ही चलेंगे, हटेंगे नहीं प्लान से। तो ये पूरा 18 वीक्स का प्लान आप फॉलो करेंगे। मैं जो रिवीजन वर्कशीट आपको दे रहा हूं, दैट्स अ गेम चेंजर। वो बना करके देने का जो पेन मैं ले रहा हूं, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि उससे ज्यादा पेन आपको लेना है उसे फॉलो करने के लिए। आप ले सकते हैं खुद के रैंक के लिए। क्या पेन लेने के लिए आप तैयार हैं? तभी इस वीडियो को जाकर के आगे देखिए, वरना मत देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे माइंडसेट की, डिसिप्लिन की। हो सकता है आपको लगे कि डिसिप्लिन तो यार बहुत बड़ी चीज़ है, इसके लिए कोई बहुत बेहतरीन बड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो देखनी पड़ेगी। कोई ज़रूरत नहीं है। डिसिप्लिन आपके अपने डेली लाइफ में, ज़िंदगी के आप किसी भी फेज़ में रहें, वो जो ऑर्डिनरी चीज़ें आप करते हैं ना हर दिन, वही डिसिप्लिन में काउंट होता है। आप 5 से 7 आपकी क्लास है, क्लास में फोकस लगाना, क्लास में फोकस्ड रहना, दैट इज़ डिसिप्लिन। क्लास के बाद किसी फिक्स शेड्यूल में जो आप रिवीजन करते हैं उसको करना, डेली करना, दैट इज़ डिसिप्लिन। आप फिक्स शेड्यूल में जाकर के डीपीपी सॉल्व करते हैं, दैट इज़ डिसिप्लिन। इसी को हर दिन करना, लगातार करना, रेगुलर करना, कंसिस्टेंटली करना, दैट इज़ द टफेस्ट जॉब मेरे दोस्त। और यही अपने आप आपको 0.1% में खड़ी कर देगी। यकीन मानो, डिसिप्लिन का एक्चुअल मतलब यही है। ऑर्डिनरी चीज़ें करो हर दिन, जो बोर होकर के दूसरे छोड़ देते हैं। 1 दिन 2 दिन तो कोई भी कर लेगा, पर तुम्हें वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लगातार करना है दोस्त। बिना ये सोचे हुए कि तुम बोर हो रहे हो, बिना ये सोचे हुए कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, बिना ये सोचे हुए कि आज मूड नहीं कर रहा है, बिना ये सोचे हुए कि तुम आज थक गए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त। एक बार तुमने गोल सेट कर लिया, उसके बाद तुम जान लगा दोगे, ज़मीन आसमान एक कर दोगे। ये थॉट लेकर के तुम्हें चलना पड़ता है, कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ तुम्हारी है, ये समझा सकते हैं, बता सकते हैं, है तुम्हारी। ये पार्ट अभी तुम्हें करके देने वाले हैं, पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा रोड मैप। लेकिन उस पर एक्शन लेना, काम करना, परसेवेयर करना दोस्त। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे और बहुत ज़बरदस्त सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति आपको बहुत बार तोड़ने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, कहने को नहीं। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन है, ओवर थिंकिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बहुत ज़्यादा सहन शक्ति रखनी पड़ेगी। और इतनी ज़्यादा सहन शक्ति रखनी पड़ेगी कि आपको तोड़ने वाली जो शक्तियाँ हैं ना, तोड़ने की कोशिश करते करते खुद ही टूट जाए। अगर ये बात समझ गए हो और ये अब तुम्हारा तैयार है, तो मैं इस पर चल रहा हूँ, ये तो तुमको खुद करना, फिर आगे कैरी ऑन। ठीक है, हम सबसे पहले समझेंगे, चूंकि स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन की डीप अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, विदाउट विच मैं नहीं मानता कि इस रोड मैप का, और चूंकि ये रोड मैप ना, इस रोड मैप मैं आपके साथ पूरे 6 महीनों पहले बता दे रहा हूँ। इस रोड मैप मैं आपके साथ अगले 5-6 महीने, ये 18 वीक्स का रोड मैप है। मैं 18 वीक्स के आगे भी आपके साथ हूँ। टेलीग्राम जेई नेक्सस पर आप एक्टिव रहोगे, मैं भी एक्टिव रहूँगा, वहाँ पर हम साथ साथ चल रहे होंगे, हिसाब किताब ले रहे होंगे। स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन की अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है, अभी हो सकता है ये 5 महीने का रोड मैप है, आगे कुछ और इंटी की तरफ नोटिस आती है, हम कुछ थोड़ा चेंजेस करते हैं। तुम्हारे अंदर अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो एनी टाइम रोड मैप को अपने हिसाब से तुम
थोड़ा प्लस माइनस एडजस्ट कर सकते हो, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1। करना क्या है, अभी तुम्हें 18 वीक्स का प्लान मिलने वाला है, तुम्हारे सामने एनालिसिस रखने वाला हूँ मैं। लेकिन सबसे पहले तुम्हें जो करना चाहिए, पेन पेपर उठा करके अपनी गलतियाँ जो तुमने प्रीवियस मंथ्स में की हैं नोट कर लेनी चाहिए। इससे तुम्हारा ट्रस्ट खुद पर आएगा, तुम जिम्मेदार बनोगे। और यकीन मानो जब ट्रस्ट खुद पर आता है ना, तो दोस्तों उड़ान चाहे कितना भी देर से, कितनी भी देर से हो, वो तुम्हारी उड़ान देर से होने के बावजूद सबसे ऊंची होगी। बस तुम्हारा ट्रस्ट तुम्हें खुद पर जीतना है। तुम्हारा ट्रस्ट मम्मी पापा पर, तुम्हारा ट्रस्ट टीचर पर, दोस्तों पर नहीं चाहिए। तुम्हारा ट्रस्ट तुम पर चाहिए। और वो तभी आएगा जब तुम अपनी गलतियां नोट डाउन करने की आदत लगाओगे। तो पहले जो तुमने प्रीवियस मिस्टेक की उनको लिख लो कि वो रिपीट नहीं करनी है। देन स्टेप 2 पर आते हैं। हम अभी पूरे प्रीवियस जो ट्रेंड रहा है उसकी एनालिसिस करेंगे, उसके बेसिस पर स्ट्रेटजाइज करेंगे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ। क्यों? इससे तुम्हें डायरेक्शन मिलती है। कुछ बच्चे हैं जो बहुत सारे गलत गाइडेंस की वजह से जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहे हैं, बट ऐसे सुपरफिशियल तरीके से सिलेबस कंप्लीट करके आप अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाते हो। पता चलेगा अभी क्यों। डायरेक्शन इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। देन स्टेप 3 पर मूव करेंगे हम। आपको वीकली प्लानर देने वाला हूं मैं 18 वीक्स का, और उसके साथ साथ रिवीजन वर्कशीट कैसे यूज करनी वो बताने वाला हूं। सॉलिड जितना करेंगे उतना सॉलिड करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल होगा। कोई भी ऐसा बच्चा जिसने 100% सिलेबस कंप्लीट किया हो सुपरफिशियली, जिसने 60-70% किया हो, बट प्रॉपर हर स्टेप का ध्यान रख करके, इंक्लूडिंग द 4th स्टेप जो कभी आने वाला है, वो बच्चा बहुत गारंटीड 180 से 210 के अराउंड श्योर शॉट बना लेगा अपने उसी 60-70% सिलेबस से। जिसने 100% किया है वो कहाँ जा करके गिरेगा पता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ बर्बाद करने वाली है। सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज जो एक्चुअली तुम्हें एग्जाम के दिन करना है। तुम्हें एग्जाम के दिन सॉल्विंग करनी है, एग्जाम के दिन तुम्हें टेस्ट पेपर देना है। और अगर तुमने अभी से आदत नहीं लगाई टेस्ट पेपर दे करके एनालाइज करने की, टेस्ट पेपर कंपैरिजन के लिए नहीं होता है। तुम सोचते हो कि टेस्ट पेपर में तुम ये देखना चाहते हो तुम ऑल इंडिया रैंक में तुम कहाँ स्टैंड करते हो। दोस्त वो इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें फॉलो करना और तुम्हारी आदत, तुम्हारे स्किल्स। एग्जाम के दिन तुम्हारे अंदर ये जो स्किल है वो ऐसा जोश, ऐसा कॉन्फिडेंस भर करके रखेगी, कोई दूसरा जिसने 100% सिलेबस कवर किया है वो किसी एक निगेटिविटी की वजह से कॉन्फिडेंस गिरा सकता है, किसी एक क्वेश्चन में अटक करके कॉन्फिडेंस गिरा सकता है। लेकिन तुम्हारे टेस्ट पेपर स्किल की वजह से तुम उस दिन चाहे किसी भी लेवल का पेपर हो तुम बच जाओगे। टेस्ट पेपर स्किल्स में बेसिकली अभी की बात करें, पता है पेपर पहले से और रिलेटिवली आसान होते जा रहा है। मैनेजमेंट जो पेपर की है वो तुम्हारा सबसे हार्डकोर काम है। वो स्किल पेपर को मैनेज करने की, पेपर के अंदर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन को मैनेज करने की, टाइम मैनेज करने की, प्रेशर मैनेज करने की, मिस्टेक्स मैनेज करने की, फोकस मैनेज करने की। सच्चाई है कि तुम 30 से 45 मिनट्स देख अपने आप को फोकस नहीं रख पाते हो। तुम अपने आप को वन शॉट के साथ भी चला नहीं पाते हो, करेक्ट? तो ये सारी स्किल्स नहीं आएंगी अचानक से, ये ओवर द टाइम आएंगी। सो दैट इज वाई तुम्हारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अब तुम समझ गए कि स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन के ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है? हमने आपको कह दिया कि ये कर लीजिए, अपनी सारी गलतियां पहले की नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? डन, नोट कर लिया। अब इस पर चल रहे हैं हम, एनालिसिस पर चल रहे हैं, ठीक है? एनालिसिस की बात करेंगे, उसके बाद आपको वीकली प्लानर बताएंगे, एंड वीकली प्लानर के साथ साथ आपको बताएंगे कि मॉक टेस्ट आपको कब कब देते रहना है, ठीक है? इसमें मैं क्या हेल्प करने वाला हूँ वो आपको बताने वाला हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। एंड आपको इस बात के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार मुझको देना चाहिए, क्योंकि मैं जो गेम चेंजर चीज़ जो आपके लिए ले करके आया हूँ वो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू गिव यू ह्यूज सपोर्ट। ओके, चलो तो एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस में सबसे पहले यहाँ से क्या हम पता लगा रहे हैं, 11 से ज़्यादा 12 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा ज़्यादा है। 12th इंपॉर्टेंट है। और डेटाज देखते हैं, ये तो क्लास वाइज वेटेज में दिखाई दिया। इसको देखिएगा, पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो केमिस्ट्री 60% के अराउंड ईजी, देन मीडियम, देन टफ। एडवांस का डेटा अलग है, बट अभी इस पर फोकस नहीं करेंगे। आवर फोकस इज हियर, एंड इसके लिए ईजी पोर्शन को कैसे करें, मीडियम पोर्शन को कैसे करें, टफ पोर्शन को कैसे करें, ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अभी जब एनालिसिस जब एंड होगी तो मैं इसको करना कैसे है ये बताएंगे। बट आपको ये समझ में आया 60% तो ईजी है, दैट मीन्स 60% तो कर ही सकते हैं ना कोई भी। किस बात का फ़र्क है? सिर्फ इस बात का
कि नहीं आप अपने आप को कंसिस्टेंटली नहीं लगा सकते। कंसिस्टेंटली लगाइए और ढूंढते रहिए प्रॉपर गाइडेंस। अगर आप बैचेस में हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो अभी अनअकैडमी यही सब्सक्रिप्शन है, 50% ऑफ है, 4499 आई थिंक है। मैं एंड में सेशन के एंड में आपसे बातें करूंगा, उसको भी आप ले सकते हैं। पीस ऑफ माइंड अगर आपने ले लिया है, आप जिस बैच के साथ है उसके साथ कंटिन्यू कीजिए, आग लगा करके काम कीजिए, राइट। देखिएगा टॉपिक वाइज कंट्रीब्यूशन इन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल। ये एडवांस अलग चीज़ है, बट एक बात याद रखिएगा, केमिस्ट्री के बहुत सारे पोर्शन हैं जो आप एफर्ट देते हैं यहाँ पर जेई मेन में, वो सारे के सारे यूज हो जाते हैं जेई एडवांस के लिए। इनऑर्गेनिक पूरा, कुछ एडिशनल चीजें हैं लेकिन जितनी पड़ी हुई हैं वो सारे के सारे जेई एडवांस की हैं, और एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको बस अपने सॉल्विंग अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच को बेटर करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो आपको पता केमिस्ट्री को इस नज़रिए से देखिए, जिंदगी भर तो आप रट्टाफिकेशन के नज़रिए से देखते आए हैं, जिंदगी भर तो आप जो केमिस्ट्री को 5th सब्जेक्ट बना करके आए हैं बोर्ड्स में। अब समय है कि थोड़ा सिंसियर हो जाएं इसके लिए। गारंटीड 80+, गारंटीड 100 परसेंटाइल के लिए आप अपने कमर कस लीजिए, चुपचाप एनालिसिस देखिए और लग जाइए काम पर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसा चलता है ये ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे चैप्टर्स जो भी जैन और अप्रैल में जिससे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा हैं, उन सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश की है। अगर जैन में देखें तो 116 इन सारे टॉपिक से, इन सारे चैप्टर से, और अप्रैल में देखें तो 112 क्वेश्चन यहाँ पर से दिखाई दिए। टॉप 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, जीओसी, हाइड्रोकार्बन और बायोमोलिक्यूल है, राइट। अब इनको पढ़ना कैसे है, किस फ्लो में पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने आगे सेट की हुई है। बट डेफिनेटली ये तो ऑर्गेनिक है। हम पहले ये देखेंगे कि टॉप 10 कौन से हैं और वो टॉप 10 हमें कितना % केमिस्ट्री में स्कोर करवा सकते हैं। टॉप 10 और टॉप 15 में दोनों दिखाने वाला हूँ। ये तो ऑर्गेनिक की बातचीत है, ठीक है। देन यहाँ पर जैन और अप्रैल दोनों जोड़ दें तो टोटल क्वेश्चन 228 हो रहे हैं टोटल, इसलिए क्योंकि इनऑर्गेनिक और फिजिकल से कंपेयर करना आसान हो जाएगा। एक और बात, ऑर्गेनिक में क्लास 12th से ज़्यादा क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो जो भी आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बोर्ड्स की करेंगे, एनसीईआरटी जो भी आप देखते हैं, वो दिल से ऐसे देखिए कि उसका सीधे सीधे यूज़ आप करने वाले जेईई मेन में, ऐसे सोच करके, ठीक है। तो क्लास 12th ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर ग्राफ्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दी थी कि जनवरी में जिस टॉपिक से कम क्वेश्चन आए थे उससे अप्रैल में बढ़ा दिए गए थे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा आपको कोई असर नहीं डालने वाला आपके मार्किंग पर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ना पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो फोकस आप इन पर कर सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स वाले हैं वो, और बाकी जब आप सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे होंगे तो कुछ इसका ध्यान रख जाएंगे, बट अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। एंड सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट आपका जो है वो ज़्यादा इजी टू नॉक है, ज़्यादा इजी टू स्कोर है, और आप ये भूल जाएंगे सेकेंड अटेम्प्ट जैसा कुछ भी है। आप लगे फर्स्ट अटेम्प्ट पे, जब आप एग्ज़ाम के पास में पहुँचेंगे और लगेगा कि नहीं चीज़ें गड़बड़ा रही हैं तो देखा जाएगा, तब सोचेंगे। अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी अपने लिए बस ऐसा सोचिए, बस एक चांस आपके पास, दैट इज़ जनवरी वाला, राइट। और हमारा प्लान जो है वो दिसंबर तक का है, जनवरी तक का नहीं। 18 वीक्स हमारा हम कंप्लीट करेंगे दिसंबर तक। ये बात आ गई इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक के टॉप 3 ये दिखाई दे रहे हैं, डी&एफ ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। डी&एफ ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग की बात की ना, और जीओसी की बात की। ये 2 चैप्टर्स आपको इस बार भी दिखाई देंगे सबसे स्कोरिंग के रूप में, ये जाने वाले नहीं। इन दोनों के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जो सबसे बेस्ट रिसोर्स है। कोई भी बच्चा जिसने कि आज तक नहीं पढ़ा है, उसे कुछ भी नहीं आता है, वो जा करके उन लेक्चर्स को लगा सकता है। उन लेक्चर्स को मैंने डिज़ाइन किया वैसे कि कोई कुछ नहीं जानता वहाँ से स्टार्ट ले सकता है। आप जब ये दोनों करोगे तो देखो, ये सुधार देगा पूरी ऑर्गेनिक को, ये सुधार देगा पूरी इनऑर्गेनिक को। और इनऑर्गेनिक आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन क्यों है? इसीलिए है क्योंकि वेटेज वही है इनऑर्गेनिक का, 1/3। चैप्टर्स कम हो गए हैं, 50% से भी कम कर दिए गए। तो दैट इज वाई केमिस्ट्री और ज़्यादा स्कोरिंग हो गई है। इनऑर्गेनिक स्कोरिंग हुआ, केमिस्ट्री स्कोरिंग हो गई है, राइट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। डन, ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखिए ये टोटल हो गए क्वेश्चन 197, 228 कंपेयर टू ऑर्गेनिक के थोड़ा कम हो गया। यहाँ पर भी 12th का ट्रेंड ज़्यादा है। क्या फिजिकल में भी ऐसा ही है? फिजिकल में देखते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में दिखाई दे रहा है, ये टॉप 3 चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। 11th वाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो भर करके पूछते हैं, ध्यान रखना है उसका, पहले ही निपटा देंगे। आप अगर जैन और अप्रैल दोनों को जोड़ेंगे तो दिस विल बी 175। फिजिकल केमिस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुए हैं, और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा कम रहेगा।
नुकसान बस ये है कि देखो यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूले आपको आते हैं और थोड़ा भी आपको बेसिक लेवल ऑफ एप्लीकेशन आता है तो आपका सॉलिड आंसर निकल करके आता है। जो हो सकता है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको दिखाई दे ऑर्गेनिक में, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, ये फ़ायदा होता है। इसे कम किया गया है, हम इसको पॉजिटिवली ऐसे लेंगे कि यार हमने कैलकुलेशन कम करनी है। और वैसे भी जो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कैलकुलेशन उसमें सच में कमी आ रही है। हाँ, यहाँ पर क्लास 11th का वेटेज ज़्यादा है। अब इसका इलाज मैंने ऑलरेडी कर दिया। इसका इलाज किस में है? रिवीजन वर्कशीट में। तो रिवीजन वर्कशीट में अगर इसका इलाज है तो फिर चिंता ही नहीं, रिवीजन वर्कशीट में इसका इलाज ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, देन ये टॉप 10 चैप्टर्स हो गए आपके। और टॉप 10 चैप्टर्स में आप देखिएगा ये दोनों बहुत बड़ा पोर्शन उठा रहे हैं, ऑलमोस्ट 21-22%। एंड इन दोनों को करना भी कुछ मुश्किल नहीं है। जब भी आपको जेईई नेक्सस पे वन शॉट दिखाई देते हैं या प्रीवियस वन शॉट से भी आप कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। मैं यही कहूँगा पहले इस ब्लॉक को करने की कोशिश करें एंड देन ट्राई करें इसको। आप कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, फ्री है, जैसे भी आपने पढ़ा हुआ उसके हिसाब से, लेकिन ज़्यादा फायदेमंद होगा। कोई बच्चा अगर अभी मान लो स्ट्रैटेजी के लिए भी प्रिपेयर करना चाहता है वो ऐसे चल सकता है, इस फर्स्ट वाले पार्ट को पहले कर लो फिर इसको कर लो। ठीक है, वैसे मैंने सबसे प्रॉपर फ्लो, आपको ये देखने की भी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, प्रॉपर फ्लो मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, आप उस प्रॉपर फ्लो को फॉलो कर लो। प्रॉपर फ्लो मैंने बताया हुआ है तो चिंता ही नहीं है। ये जो टॉप 10 चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन टॉप 10 चैप्टर से आपको 63% स्कोर कवर हो जाएगा सिर्फ इन 10 चैप्टर से। एंड ये क्लोज टू 99 है। बट आप चाहते हो एकदम 100% आपके लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि सुपर प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मैं उसी की बात कर रहा था, जीओसी और बॉन्डिंग वाले की। ठीक है, देन अगर आप चाहते हो एकदम 100% 80+ में जाना, 82% कवर करना, तो इन 5 चैप्टर को जोड़ दीजिए एंड डेफिनेटली आप कर सकते हैं। देखो ये आपके 12th वाले चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे वैसे ही। ठीक है, ऐसे ही आप पहुंच जाओगे 99+ में चले जाओगे। देन इन दोनों को भी आप कर सकते हो। देखो कोई भी क्वेश्चन ऐसा जेईई मेन में ऐसा नहीं होता कि जिस पर आपको बहुत दिन रात एफर्ट देने की ज़रूरत है। आप पूरी एनालिसिस, पूरा रोड मैप अभी सुन लो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से कवर हो जाएंगी आपसे, अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड मैथ। जो प्लान हमने बनाया ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चीज़ की बात मैंने की थी आपसे पहले, पेपर पैटर्न की बात करें तो जेईई मेन में 60% ईजी, मीडियम एंड देन टफ है केमिस्ट्री वाले पार्ट में। एडवांस वाले पार्ट में फोकस अभी नहीं करेंगे। अभी इनको कैसे 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 हैंडल करना, कैसे कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। अलग पेज पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो ईजी क्वेश्चंस है, जो 60% ऑफ द टोटल पेपर होते हैं, वो चुपचाप आप अगर अपने कोचिंग के लेक्चर्स लगाएंगे अनअकैडमी पर कहीं और लेक्चर्स ढंग से लगाइए, एनसीईआरटी रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी देखिए। एनसीईआरटी देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन के रूप में दिख जाए। आप अगर जेईई नेक्सस पर वन शॉट लगा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कवर्ड होंगी, तो फिर ये दोनों चीज़ें जेईई नेक्सस के ही लेक्चर के साथ साथ हो जाएंगी। जो आप पीवाईक्यूज देने वाले हो वो पीवाईक्यूज ऐसे नॉर्मल सॉल्विंग नहीं, एज अ मॉक टेस्ट दीजिए। हाईली एडवाइजेबल है कि इसके साथ साथ आप कुछ ना कुछ हाईली एडवाइजेबल है कि आप कुछ ना कुछ इनके साथ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस को ऐड कर लीजिएगा। नहीं भी आप अगर करते हैं तो 60% इस मिनिमम से हो जाएगा। दिस इज समथिंग मिनिमम, बट डेफिनेटली हार्डकोर फोकस करके, कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करके। ठीक है, तो ये दिस इज द मिनिमम। अगर मॉडरेट लेवल यानी कि 90% कवर करना चाहते हैं तो इजी वाला पार्ट तो है ही है, आप देख रहे होंगे लेक्चर से, एनसीईआरटी है, पीवाईक्यूज है। बट अगर आप 90% तक सही करना चाहते हैं तो लेक्चर तो अपना लगाइए, उसका रिवीजन बार बार कीजिए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये छोटा फॉर्मूला है रेडियस का, जब आप रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करते करते उसका बड़ा फॉर्मूला दिमाग में जाएगा। नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप ऐसा करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखेंगे, डेफिनेटली आप लेक्चर देख करके इस वाले मेथड पर अगर आप जाना चाहते हैं, कम समय देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जब रिवीजन करेंगे तो रिवीजन भी आपका हल्का होगा। और रिवीजन आप डेफिनेटली उन्हीं पॉइंट्स पर करेंगे जो आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं पीवाईक्यूज में। जो एक्सक्लूसिव पॉइंट है पीवाईक्यू के वो शायद आपसे छुप जाए। अब ये बड़ा फॉर्मूला भी पीवाईक्यू में आ चुका है। जब आप ज़्यादा अच्छा रिवीजन करेंगे, आप ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये सब चीज़ें भी कवर होंगी और तभी आप जो है वो ज़्यादा अच्छा स्कोर करने के लायक बनेंगे। तो मॉडरेट लेवल की आपको अगर प्रैक्टिस करनी, जैसे कि 90% चीज़ें कवर होने वाली है, तो उसमें आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, रिवीजन अच्छा करना पड़ेगा और आप प्रैक्टिस ऐड कर लें। या तो डीबीपीज ऐड कर लें या फिर देखिए फिजिकल केमिस्ट्री से एन अवस्थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वीके जायसवाल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान का एलिमेंट्री जो सिर्फ जेई मेन के लिए होता है उसको फॉलो कर सकते हैं। जेई एडवांस भी कर सकते हैं, बट हो सकता है कि अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंस वो गिर जाए। तो एमएस चौहान जेई मेन वाला आप कर सकते हो और सबके लेवल 1 बहुत सफिशिएंट है, और वो भी लेवल 1 पूरे नहीं, सेलेक्टिव, हार्डली 50% भी आप करेंगे काफ़ी है, आपको फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से कोई एक करें, आपके पास ज़्यादा समय आपको लगता है या आपको केमिस्ट्री को ज़्यादा समय देना है तो ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ अब प्रॉपर मॉक टेस्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। एंड देन अगर आपको टफ यानी कि पूरा 100% अगर करना है तो डेफिनेटली आपको जो है वो एनालिटिकल अप्रोच बढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कि आप किस तरह से इजी, मीडियम और टफ को हैंडल करेंगे। देन आप अगर आगे बढ़े तो ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है ना, पहले मैंने आपको पीछे जो है वो एनालिसिस बता दी है, सॉल्व करने का कैसा तरीका होगा वो समझ में आ गया है। केमिस्ट्री स्कोरिंग क्यों है ये बहुत क्लियर है आपको। मोर इजी टू स्कोर 80+ देन एवर, पहले से ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिख रहा है कि प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं पता है, और बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन आपको हेल्प करने वाली है। कैलकुलेशन फिजिकल केमिस्ट्री में कम हो चुकी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो चुका है, टाइम सेवियर है एंड मोर प्रिडिक्टेबल है। हमें पता है कि क्वेश्चन जो है वो उसी पैटर्न के बार बार हमारे सामने डाले जा रहे हैं। पढ़ेंगे कैसे? इनऑर्गेनिक को मत मिस कीजिए, वेटेज कम है, कम चैप्टर है, ज़्यादा स्कोरिंग है, टॉप 10 में भी आपको बहुत सारे चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, सेम वेटेज पढ़ना कम, डेफिनेटली आपका सबसे अच्छा टारगेट होना चाहिए। इररेस्पेक्टिव कि आपको ये कितना बोर करता नहीं करता, वैसे भी वो चैप्टर्स कट हो गए हैं जिसके रेस्पेक्ट में आप कह सकते थे कि ज़्यादा डेटा आपको दिखाई देते थे, तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत स्कोरिंग होते हैं, उनको सबसे पहले सही कर लेना चाहिए। एनसीईआरटी का ध्यान थोड़ा ज़्यादा करेंगे और स्ट्रैटेजिक सॉल्विंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। स्ट्रैटेजिक सॉल्विंग का मतलब कि देख देख करके कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक्स यानी कि जीओसी के बिना बात नहीं बनने वाली, कुछ भी कर लीजिए बात नहीं बनेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जड़ है ये, इसके बिना आप हर जगह अटकते रहेंगे और इन दी एंड आप फिर नेम रिएक्शन रट रट करके जेईई मेन में जाएंगे जैसे बोर्ड में जाते हैं। फिर यहाँ पर जैसे देखिए मैंने बताया जीओसी, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये 3 चैप्टर ही हैं जो पूरी ऑर्गेनिक की जान होते हैं। इसमें बच्चे अक्सर आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल से डर रहे होते हैं, बट जेईई मेन की ऑप्टिकल बहुत ईजी टाइप की होती है, कायरल कार्बन वगैरह काउंट करने के लिए दे देते हैं। जीओसी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी होती है और रिएक्शन मैकेनिज्म के फायदे बहुत हैं आपका कॉन्फिडेंस तभी आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आपको इसके बेसिक्स आता है, और जेईई मेन लेवल के बेसिक्स बड़ी जल्दी हो जाते हैं। आप प्रीवियस मेरे कोई भी लेक्चर देख सकते हो, जितना बताया, और मेरे लेक्चर की खास बात क्या होती है, मैं एक्जैक्टली टू द पॉइंट ही बातें कर रहा होता हूँ, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो। तो आपका समय बहुत ज़्यादा बच जाता है और आपको पता होता है कि यही सब चीज़ें आती हैं। फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ एसेंशियल चीज़ों को मार्क करके रखिए, नोट करके रखिए और इस मेथड को फॉलो कीजिए, फ्रीक्वेंसी स्लॉट मेथड को। इससे रिवीजन आपका बहुत स्ट्रांग होगा। इसमें करते क्या है फ्रीक्वेंसी स्लॉट मेथड में कि आप अल्टरनेट डेज पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10-10 मिनट का सेशन डेडिकेट कर दीजिए कि 5 बजे बैठेंगे, 5 से 5:10 तक 10 मिनट का रिवीजन होगा इन्हीं पॉइंट्स का। फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये ध्यान में रखा कि +m इफेक्ट दिखाने वाले जो ग्रुप हैं उनके फर्स्ट एटम पर लोन पेयर होता है, राइट। इस तरह की ऐसी चीज़ें जो कि ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने ये बताया, हो सकता है ये आपको ऑलरेडी आता हो, तो इसको नहीं रिवाइज करते रहोगे। जो चीज़ें आपको अटकाती ज़्यादा हैं उनके लिए आप इसको रखो, बट 10-10 मिनट आपका अभी से लेकर के जनवरी तक के लिए आपको डेडिकेट कर देना है। अल्टरनेट डेज पर ऑर्गेनिक और उसी तरह से अल्टरनेट डेज पर इनऑर्गेनिक डालना है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी स्लॉट मेथड, जो कभी भी चीज़ें आपके रिटेंशन से बाहर होने नहीं देगा। और यकीन मानो ये आपने 2 महीने कैरी ऑन कर दिया ना, आपकी हैबिट इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि हर चीज़ आपको पहले से 5 गुना ज़्यादा रिटेन होने लगेगी, समझे। देन फिजिकल केमिस्ट्री बिना देखो बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट जरूरी हैं, जैसे कि रेडियस का फॉर्मूला था वो कहाँ से आता है, तो बोर के क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट से आता है। इस तरह की बेसिक चीज़ें चाहिए, कोई बहुत एडवांस कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। तो वो चीज़ें जरूर चाहिए और एक फार्मूला शीट अपनी खुद से बनाते जाओ। फार्मूला शीट खुद से बनाने के लिए बोल रहा हूँ, कहीं से कॉपी पेस्ट मत करो। ये करने को देखो प्रीवियस लेक्चर्स में भी मिल जाएगा मेरे, लेकिन खुद से इसलिए बनाओ क्योंकि उससे तुम्हारे दिल दिमाग में रहेगा जब तुम खुद से लिखोगे, एफर्ट डाल करके लिखोगे। प्रॉब्लम की प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैं अभी तुमको रिवीजन वर्कशीट के थ्रू भी कुछ हिंट करने वाला हूं, तुम उस तरह के भी अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम में उस तरह का पैटर्न भी रख सकते हो, बट ये तो जितना ज़्यादा हो सकता है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है रिलेटिवली, लेकिन अच्छी बात ये है कि प्रॉब्लम कम सॉल्व करना पड़ता है, बट उसमें कैलकुलेशन पार्ट होता है, फार्मूले में पुट एंड गेट वाला पार्ट होता है, वो सब चीज़ें टाइम लेती हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जो है अपने टाइमली खत्म कर लिया करो। अच्छी बात क्या है कि 12th में कम चैप्टर्स हैं, तुम्हारा सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री तो है नहीं, तो तुम डेफिनेटली मतलब अभी तक के सिलेबस में जो पिछले साल सिलेबस है 2024 का, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस करो। एंड एनसीईआरटी को बीच से ज़रूर देखो। स्पेशली क्या होता है कि हम फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को बिल्कुल टच नहीं करते, जबकि इस बार क्वेश्चन आया था वेंट ऑफ फैक्टर का, वो क्वेश्चन था जो डेटा बेस था, एनसीईआरटी के डेटा पर बेस था, और मैं सदियों से इंतजार कर रहा था, मैं कहता था कि आएगा। फाइनली पूछ दिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा था कभी भी, डेफिनेटली
नुकसान उठा लिया। तो इससे देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी फिजिकल केमिस्ट्री में, वही सेम बातें हैं। अब बात आती है वीकली प्लानर की। इसको मैंने 18 वीक्स के लिए डिवाइड किया है। आप देखेंगे स्टार्ट किया मैंने बेसिक्स से। सब बच्चों को ये एडवाइस है, पहले बेसिक्स कर लीजिए। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको लिंक मिल जाएगा इसका, राइट। देन वीक 2, वीक 3, वीक 2 वीक 3 में GOC है। इनको भी अच्छा करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब ये ध्यान रखिएगा कि हर 2 वीक के बाद आपको खुद से एक मॉक टेस्ट देना है, और वो मॉक टेस्ट के लिए आपको किसी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है कि मैं जब तक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करूंगा तब तक ना मेरी रैंक नहीं बनेगी। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप खुद से बना लीजिए। वीके जयसवाल यूनिवर्सिटी में से खुद ही 10-10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया है कि आपकी हैबिट जरूरी है पेपर देते रहने की और एनालाइज करने की, सो दैट आपका टेम्परामेंट ओवर द टाइम डेवलप हो जाए। ये नहीं कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज करेंगे तभी रैंक बनेगी, ऐसा नहीं होता। कोई टॉपर दिखा दो मुझे जो आपको ये बताए कि जब तक वो नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। भाई सभी ने सच्चाई में अपने आप को घर पर बैठ करके टाइम बाउंडेड तरीके से सॉल्विंग करवा करके ही अपने आप को बेटर बनाया है, ठीक है। सो ये एवरी 2 वीक हो रहा होगा। अच्छा, ये आपको करना है। जो साथ में रिवीजन वर्कशीट है, हर 4 वीक का एक ब्लॉक समझ लीजिए, और हर 4 वीक के लिए एक रिवीजन वर्कशीट आपको मिलेगी। 4 वीक का काम आपका चल रहा होगा, साथ साथ मैं आपको टेलीग्राम पर रिवीजन वर्कशीट दूंगा। जैसे ये 2 चैप्टर है, इन 4 वीक्स के लिए ये 2 चैप्टर का रिवीजन वर्कशीट मिलेगा, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह लिखे होंगे दोनों चैप्टर के, चैप्टर वाइज चैप्टर। जैसे 2 चैप्टर है, पहले चैप्टर के बेसिक्स लिखे हुए, उसके बाद 10 से 15 PYQ सबसे सॉलिड वाले, सबसे ज्यादा तगड़ा रिवीजन करवाने वाले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले, वो एक जगह रखे हुए रहेंगे। वैसे ही मोल कॉन्सेप्ट के रखे रहेंगे। तो ये दोनों आपको एक साथ मिल जाएंगे, फिर 4 वीक्स के बाद फिर से आगे मिलेंगे। तो आपको ये तो करना ही है, साथ साथ टाइम निकाल करके ये करते रहना है, जिससे 11th का आपका डर खत्म हो जाएगा। वैसे 11th आप आराम से पूरा 12th खत्म करने के बाद एंड में भी कर सकते हो, मैंने उसके बारे में भी कुछ बातें बताई हैं। बट ये चलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत बच्चे बड़ा परेशान होते हैं। सो दैट इज वाई कि मैं इतना पेन ले रहा हूं इसके लिए। सवाल ये कि क्या आप पेन ले सकते हैं साथ साथ सॉल्व करने का? लेना पड़ेगा, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप सोचिए ना, एक तरह से मैं इतने कम क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि यही आपका रिवीजन का सोर्स बन जाएगा एंड तक, और यकीन मानिए ये चीज आपको अप्रैल तक बहुत फायदा पहुंचाएगी। देन इसी तरह से ना मैंने 5, 6, 7, 8 में डाल दिया है, बहुत समझ करके मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक और रिएक्शन मैकेनिज्म का एडवांस डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि इस वाले में आप एकदम बेसिक सीखो जो जेईई मेन के लिए है, और एप्लीकेशन पार्ट सीखो। तो इसमें सारे के सारे जेईई मेन के PYQ वगैरह की सॉल्विंग वगैरह वो आप कर लेना। ये मेरी कोशिश होगी कि इसमें जो आपके क्वेश्चन का जो एक मिनिमम सेट है 30 क्वेश्चन का, ये आपको मैं टेलीग्राम पर डालूंगा, ठीक है। ये उठा लेना है आपको। क्यों? ये बेसिकली है जेईई मेन, बट पीछे क्या है, मैंने आपको बोला कि ये आप खुद से करो ना। ये आप जेईई मेन लेवल की प्रिपरेशन खुद से करो, ये तो आप खुद से करो। कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म का मेरा भी कोई भी सेशन ले लो। ये स्पेशली मैं वीक 9 दे रहा हूं कि एक बार फिर से रिएक्शन मैकेनिज्म देखोगे, और उसमें तुम सारे इंपॉर्टेंट PYQs 30 क्वेश्चन का सेट मैं भी अपने तरफ से दूंगा, तुम उसको सॉल्व कर लोगे। तुम्हारा डर ही ऑर्गेनिक का खत्म है। बाकी चीज़ें तो जो भी ऑर्गेनिक में है वो तो जाकर के एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएंगी। वीक 9 में आप देखोगे जो मैंने रखा हुआ था कि रिएक्शन मैकेनिज्म, ये इसके 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और उन 30 क्वेश्चन को फिर आप चूँकि वो 30 क्वेश्चन भी PYQs होंगे आपके, बट बहुत क्यूरेटेड, बहुत सिलेक्टेड PYQs होंगे, तो फाइनल एक टच देंगे आपको आपके अपने मैकेनिज्म बेस्ड सॉल्विंग का, ठीक है। देन उसके बाद ये बड़े चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि स्कोरिंग में टॉप 10 में है, D&F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सभी टॉप 10 वाले हैं। वीक 13-14 में थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को मिक्स किया है, क्योंकि ये इतना लोड नहीं देंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे वो 30 क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो यहाँ समय बहुत बच जाएगा, यहाँ फैलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ करके फ्लो डाला है। देन देखिएगा वीक 15 P ब्लॉक के लिए है, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स के लिए है। यहाँ पर P ब्लॉक को इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि रिवीजन वर्कशीट यहाँ पर ना 2 छोटे चैप्टर है। 11th का P ब्लॉक छोटा है, जहाँ पर से आपको बोरॉन फैमिली ढंग से पढ़नी होती है बस, और 1-2 स्ट्रक्चर देखने होते हैं। रेडॉक्स ये वाला पोर्शन भी है जो कि छोटा सा पोर्शन है, क्योंकि कुछ आपको बैलेंसिंग की चीज़ें कुछ बेसिक आनी चाहिए वहाँ पर से। थर्मो है जो कि अपने आप में एक्चुअल रिवीजन के काम की चीज़ है यहाँ पर। तो इधर का लोड देखते हुए मैंने इधर के लोड को उसी हिसाब से बैलेंस किया है। हर जगह वही करने की कोशिश की है, हर जगह उसी तरह से फ्लो बनाने की कोशिश की है। इस तरह से सोच समझ करके, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये स्पेशली रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ साथ रखा हुआ है, क्योंकि इससे आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पूरे मैकेनिज्म में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ढंग से आ जाए आपको, वो उसी साथ साथ रख दी है, सो दैट कि आप उसी को टारगेट लेकर के बड़े आराम से सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड सी रिवीजन वर्कशीट अगर आपने बिल्कुल रिगरसली कर लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता प्रॉपर 11th एंड 12th
साथ में जा करके दिसंबर एंड में ख़त्म करने में। दिसंबर एंड यानी कि 17 और 18 वीक की बात अगर करें तो आपके लिए हाइड्रोकार्बन और क्लास 11 रिवीजन रखा है। हाइड्रोकार्बन एंड में इसलिए क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निचोड़ होता है, ठीक है। एंड देन एक डेडिकेटेड वीक की क्लास 11 रिवाइज कीजिए। उसके बाद जनवरी में आप अपने मिक्स सारे सॉल्विंग कर लीजिए और जो भी कर रहे होंगे कीजिएगा। साथ साथ देखिए मॉक टेस्ट मार्क कर दिया है कि हर 2 वीक पर आपका एक मॉक टेस्ट लगना चाहिए। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। टाइम बॉन्डेड काम घर पर एज अ मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा कर सकते हैं जब जब मौका मिले। जो आप आवर ऑफ पावर लगाते हैं, जो 3 घंटे 4 घंटे आइसोलेट होकर के बैठते हैं, उसमें भी आपको बिल्कुल आपको टाइम बॉन्डेड ही काम करना है। तो दिस वाज योर अच्छा हाँ, रिवीजन वर्कशीट में यहाँ पर हमने जीओसी डाल दी है क्योंकि आप एक बार जीओसी फिर से रिवाइज कर लेना, राइट। इवन कि जीओसी के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग का प्लान है मेरा, आगे अपडेट करूँगा आपको, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, हर एक बात आपसे डिस्कस कर लिया। आई होप दैट कि आप इसको फॉलो करोगे बहुत ही रिगरसली। और जाते जाते एक बार आपको रिकॉल करा दें कि 50% ऑफ है सारे IITG सब्सक्रिप्शन पर। एंड आप में से जितने बच्चे जिन्होंने अभी तक कोई कोर्स या फिर कोई बैच नहीं लिया, डेफिनेटली उनको ये ले लेना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी ऐसा टॉपर मुझको दिखाओ जिसने कि बेस्ट रिसोर्सेज ना लिए हो। उन्हें जो बेस्ट रिसोर्सेज जो उन्हें रिसोर्सेज में कोई कमी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। जैसे बेस्ट बुक उनको रखनी होती है, वैसे वो बेस्ट रिसोर्सेज लेने की पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। एंड आपको पता है कि चाहे आप बात करेंगे टॉप बैचेस की, या बात करेंगे टॉप क्यूरेटेड नोट्स की, बात करेंगे आप किसी भी तरह की रिसोर्सेज की, इवन कि क्वेश्चंस की रिपोजिटरी की, हर चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। आप जेई मेन के लिए टारगेट करना चाहते हैं, ये ले सकते हैं। जेई एडवांस के लिए ले सकते हैं। मैं कहूँगा जेई एडवांस के लिए लेकर के एक बार में पीस ऑफ माइंड रख लें। जो बच्चे 2026 के लिए हैं वो 10,999 पे ले सकते हैं। बाकी अभी 6 मंथ वाला जो अपने लीस्ट प्राइस पे आपको दिखाई दे रहा है, और ऑफर 18 अगस्त तक है। नेक्स्ट SMR कोड लगा करके आप ले सकते हैं। जाते जाते आपसे बस इतना ही कहूँगा कि किसी भी तरह की मुश्किल आपकी लाइफ में है, ये याद रखिए, स्ट्रगल और सफरिंग जितनी ज़्यादा आपकी स्टोरी उतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल बनेगी। एंड आई होप दैट कि आप अपनी स्टोरी इंस्पिरेशनल बनाएंगे, प्रॉमिस, राइट ना। ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा कि अब बातें नहीं, अब करके दिखाएंगे और अपनी स्टोरी इंस्पिरेशनल बना करके दिखाएंगे, अपनी स्टोरी बना करके दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू सो मच।